एक बहुत ही घना जंगल था। ये जंगल इतना रहस्यमयी था कि पेड़ पौधों से लेकर हवा तक में कोई अनजाना डर समाया हुआ महसूस हो रहा था। उसी रहस्यमयी जंगल में आदित्य और राधा एक विशाल वृक्ष के सामने खड़े हुए थे। उस वृक्ष पर एक विचित्र रंगों से चमकता हुआ फल लटक रहा था, जिसे देखकर दोनों चकित थे। न जाने क्यों मुझे कुछ बड़ा ही विचित्र लग रहा है। क्या हमें इस फल को तोड़ना चाहिए? राधा, ये जंगल मुझे भी बड़ा ही रहस्यमय लग रहा है, लेकिन हमें किसी भी तरह से इस फल को तोड़ना ही होगा। मत भूलो कि हमारी पुत्री की बीमारी इसी फल को खाने से दूर हो सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने भाई पर भरोसा कर सकते हो? भरोसा तो करना ही होगा। सोचो, जब उसने जंगल में एक पेड़ के बारे में बताया था और कहा था कि उस पेड़ पर विचित्र रंगों का एक फल लटक रहा है, तब हम दोनों को विश्वास नहीं हुआ था। ये सुनकर राधा गहरी सोच में डूब गई। सही कह रहे हो, और जंगल में पेड़ का होना और विचित्र रंगों से फल का लटकना ये बता रहा है कि तुम्हारा भाई सच बोल रहा है। देर मत करो राधा, इस फल को तोड़ लेते हैं। और ध्यान रहे, दोनों को इस फल को एक साथ तोड़ना होगा। आदित्य और राधा ने जैसे ही उस फल को तोड़ा, अगले ही पल वो फल रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया और देखते ही देखते आदित्य एक बंदर में परिवर्तित हो गया और राधा रंग बिरंगी रोशनी के साथ अचानक कहीं गायब हो गई। आखिर क्या रहस्य था इस फल का? आखिर आदित्य बंदर क्यों बन गया? राधा कहाँ गई? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। सुबह के समय चंपा गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी वहाँ चंपा की चाची चंदा आ पहुँची। उठ जाओ महारानी, सूरज की किरणें निकलने वाली हैं। हवेली की साफ सफाई नहीं करनी तुम्हें? चंपा आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। चाची, मुझे कुछ देर पहले ही नींद आई थी, थोड़ी देर और सोने दीजिए। ये सुनकर चंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। बातें तो ऐसी कर रही है जैसे कि 10 वर्ष की बच्ची हो। अरे 17 साल की उम्र हो गई है तेरी। जल्दी से उठ और हवेली की साफ सफाई में लग जा। उसके बाद तुझे सुबह का नाश्ता भी तैयार करना है। इतना कहकर चंदा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। चंपा बेचारी मासूमियत से आंखें मसलती हुई उठी और हवेली की सफाई में लग गई। हवेली बहुत बड़ी थी। घंटों सफाई करने के बाद चंपा थक हार कर बैठी ही थी कि तभी चंदा वहाँ फिर से आ गई। अरे क्या हुआ? तू यहाँ बैठी हुई आराम कर रही है? तुझसे कहा था ना, हवेली की साफ सफाई करने के बाद तुझे मेरे और मेरे पति के लिए नाश्ता तैयार करना है। उनके उठने का समय हो गया है। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। चाची, अभी कुछ देर पहले ही सांस लेने के लिए बैठी थी। हवेली बहुत बड़ी है और मुझे पूरे हवेली के आंगन में झाड़ू लगानी पड़ती है, फिर पानी डालकर पोछा भी लगाना पड़ता है। ये सुनकर चंदा ने एक जोरदार चांटा चंपा के गाल पर जड़ दिया। हाँ हाँ, पता है। बैठे बैठे मुफ्त का खाती है और काम करने में नखरे करती है। चल जल्दी से उठकर नाश्ता बना। 17 वर्षीय चंपा, जिसका शरीर थक कर चूर हो चुका था, बेचारी रसोई घर में घुस गई और सुबह का नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद चंपा को भी भूख लगने लगी। वो कुछ खाने ही वाली थी कि तभी चंदा वहाँ फिर से आ गई। तूने फिर वही हरकत की जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब क्या हुआ चाची? क्या हुआ? अभी तुझे कितनी बार कहा, जब तक मैं और मेरे पति नाश्ता ना कर लें तब तक तू अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं रखेगी। अब तेरी सजा ये है कि तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से उठ और जाकर बाजार से दोपहर की सब्जी लेकर आ। तुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी होगी। जा। इतना कहकर चंदा ने कुछ पैसे चंपा के मुंह पर फेंककर मार दिए और एक बड़ा सा झोला उसे पकड़ा दिया। चंपा आंखों में आंसू लिए चुपचाप बाजार की ओर चल दी। बाजार से सब्जी खरीदकर चंपा उदास मन से घर की ओर लौट रही थी कि रास्ते में उसके पड़ोसी रामू काका मिल गए। लगता है आज फिर तेरी चाची ने तेरे ऊपर अत्याचार किया है बिटिया। रामू काका की बात सुनकर चंपा फूट फूट कर रोने लगी।
काका, चाची पहले कितनी अच्छी थी, पर अचानक न जाने उन्हें क्या हो गया है। चाचा जी भी अब बहुत बदल गए हैं। पहले मुझे बहुत दुलार करते थे, अब तो बात बात पर डांटते रहते हैं। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, ये दुनिया बहुत ही खराब है। तेरे माता पिता के जाने के बाद तेरे चाचा और चाची ने जो गिरगिट जैसा रंग बदला है, उसे देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। लेकिन तू चिंता मत कर, हिम्मत मत हार। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं हवेली की सारी साफ सफाई करती हूँ। सुबह दोपहर शाम का खाना भी बड़ी फिक्र से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी चाचा मुझे मारते हैं और कभी कभी तो खाना भी नहीं देते हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले जब मैं बीमार पड़ी थी, तब मेरे माता पिता ये कहकर गए थे कि वो मेरे लिए एक इलाज ढूंढने जा रहे हैं और शाम तक घर लौट आएंगे, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। तेरे माता पिता के लापता होने के बाद मैंने स्वयं गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ना जाने उनके साथ क्या हुआ। और उनके जाने के बाद तेरा चाचा, जो तेरे पिता का सौतेला भाई है, वो और उसकी पत्नी का व्यवहार भी तेरे साथ सौतेले जैसा ही हो गया। अब मुझे जाना होगा रामू काका, नहीं तो चाची नाराज हो जाएंगी। इतना बोलकर चंपा चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के अंदर कदम रखते ही देखा चंदा चंपा का ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में रामू काका मिल गए थे। तभी वहाँ हरिया आ पहुँचा, जो चंदा का पति था। तुझसे कितनी बार कहा कि रामू काका से बात मत किया कर। वो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद तू उनसे ही बात करती है। ये कहते हुए हरिया गुस्से से चिल्ला उठा। चंदा ने गुस्से में आकर एक और थप्पड़ चंपा के गाल पर जड़ दिया। आज तूने दूसरी गलती की है, इसीलिए तुझे आज तगड़ी सजा मिलेगी। अब तुझे सुबह दोपहर का खाना बनाना होगा, फिर से हवेली की साफ सफाई करनी होगी, और फिर रात का खाना बनाना होगा, और कल सुबह तुझे खेत में जाना होगा। हमारा वो खेत जो जंगल की सीमा से सटा हुआ है, कल उसकी फसल कटनी है। सारी फसल तुझे ही अकेले काटनी होगी। चंपा चुपचाप रोती हुई अपने रसोई घर में चली गई। हरिया मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी चंदा से बोला, ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगी। मैं यही तो चाहती हूँ। मैं जानबूझकर इस पर इतना अत्याचार करती हूँ। या तो ये मर जाए या इतनी परेशान हो जाए कि आत्महत्या कर ले। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर इस हवेली की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और फिर कोई सवाल करने वाला भी नहीं रहेगा। ये सुनकर हरिया शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। उधर चंपा दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद फिर से पूरी हवेली की सफाई करने लगी और फिर रात का भोजन बनाकर खुद भूखी ही अपने कमरे में चली गई। चंपा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो, तुम्हारे जाने के बाद चाचा और चाची ने मुझे इस हवेली की नौकरानी बना दिया है। नहीं, नौकरानी से भी बदतर। मेरे साथ तो इस घर में जानवरों से भी बुरा व्यवहार होता है। चंपा रोते रोते थककर वहीं सो गई। अगली सुबह उसकी आंखें खुलते ही चंदा वहां आ गई। चल अब सीधे खेत की ओर निकल। जंगल के पास वाले खेत में जाकर सुबह सुबह फसल काटने का काम शुरू करना है। चंपा चुपचाप उठी और थकी हुई चाल से हवेली से बाहर निकल गई। कई मील चलने के बाद वो जंगल के खेत में पहुंचकर खुद से बोली, मैं कल से भूखी हूँ, ऊपर से खेत भी बहुत बड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं भूखे पेट ही पूरी फसल काटूंगी तो जिंदा नहीं बचूंगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं हवेली लौटूं ही नहीं, यहीं कहीं अपनी जान दे दूं और अपने माता पिता के पास स्वर्ग में जाकर चैन से रहूं। ये सोचकर चंपा रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ी।
वो लगातार पैदल चलती रही, लेकिन अचानक एक पेड़ के पास पहुंचते ही उसे चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बंदर पेड़ पर उसके बगल में बैठा हुआ उसे घूर रहा था। चंपा उठने ही वाली थी कि तभी वो बंदर इंसानी आवाज में बोल उठा, लेटी रहो, ऐसे चौंक कर मत देखो, तुम अभी जिंदा हो, वो भी मेरी वजह से। लेकिन बताओ, आखिर तुम इस घने जंगल में क्या करने जा रही थी? अरे तुम तो बंदर हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? सही कहा, मैं बंदर हूँ लेकिन इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, और ये एक रहस्य है, लेकिन इस रहस्य का खुलासा बहुत ही जल्द हो जाएगा। फिलहाल तुम मुझे अपना दोस्त समझो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत भूखी हो। चंपा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मेरा नाम चंपा है, मेरे चाचा चाची ने मुझे कल से कुछ भी खाने को नहीं दिया, मैं भूख से बेहाल थी। और ये सुनते ही बंदर की आंखों में गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे फल तोड़कर नीचे ले आया। पहले ये खा लो, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। चंपा डरे डरे अंदाज में फलों को देखने लगी। अरे मैंने कहा था ना, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें भूख लगी थी इसीलिए तुम बेहोश हो गई। चंपा ने हिम्मत करके एक फल उठाया और खाने लगी। धीरे धीरे वो सारे फल खा गई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। चलो मेरे साथ, पास ही एक तालाब है, वहाँ मेरी एक मित्र भी रहती है, मैं तुम्हें उससे भी मिलवाऊंगा। और तालाब का पानी बहुत मीठा है, उसे पीकर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगी। इतना कहकर बंदर आगे आगे चल पड़ा और चंपा उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सुंदर तालाब नजर आया, जिसके किनारे पर एक बकरी बहुत उदास बैठी हुई थी। चंपा जैसे ही तालाब के पास पहुंची थी, बकरी अचानक रहस्यमयी अंदाज में बंदर की ओर देखने लगी। हाँ, ये वही है, इसी का नाम चंपा है। ये सुनते ही बकरी की आंखों में आंसू आ गए। वो चंपा को बिना पलक झपकाए देखने लगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? चिंता मत करो, पहले तालाब का पानी पी लो, फिर यहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। चंपा ने तालाब से पानी पीना शुरू कर दिया। तो कैसा लगा तुम्हें इस तालाब का पानी? मीठा है ना? ये सुनकर चंपा चौंक उठी। बकरी भी इंसानी आवाज में बात कर रही है, बंदर भी बोल रहा था। आखिर मैं किस जंगल में आ गई हूँ? डरो मत, हम दोनों को अपना दोस्त समझो। पहले ये बताओ कि तुम इस घने जंगल में क्यों आई? बंदर बकरी से बोला, तुम्हें पता है इसने मुझे क्या बताया? इसके चाचा और चाची हवेली में इसे नौकरों की तरह काम करवाते थे और भूखा भी रखते थे। ये सुनकर बकरी की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। बताओ चंपा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? चंपा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय पहले तक मेरे माता पिता मेरे साथ थे, तब तक मेरे चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन माँ और पिताजी जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहकर चंपा यादों में खो गई। बात उन दिनों की है जब चंपा 10 वर्ष की थी। चंपा बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी। उसकी माँ राधा चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी वहाँ आदित्य आ गया था। आदित्य यानी चंपा का पिता। समझ में नहीं आ रहा है कि चंपा को कौन सी बीमारी हो गई है। वैद्य भी जड़ी बूटी लेकर आया था, उससे तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। वैद्य की दी हुई जड़ी बूटी से तो ये एक दिन ठीक भी हुई थी, लेकिन फिर से बीमार पड़ गई। उसी समय वहाँ आदित्य का सौतेला भाई हरिया और उसकी पत्नी चंदा आ गए। भैया, ये वैद्य तो बस लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, असली बात कभी नहीं बताते। मुझे तो लगता है कि हमारी भतीजी चंपा को कोई विचित्र बीमारी हो गई है। ये सुनकर राधा बुरी तरह डर गई। अब क्या होगा? मुझे लगता है कि हमें अपनी पुत्री का इलाज किसी बड़े राज्य में जाकर कराना चाहिए। भैया, मेरे पास एक उपाय है, अगर आप मान जाए तो चंपा पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कैसा उपाय? मैं और चंदा कुछ दिन पहले जंगल घूमने गए थे। वहाँ हमें एक वृक्ष दिखा, उसके नीचे साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। उस वृक्ष पर एक फल लटक रहा था, रंग बिरंगे रोशनी से चमकता हुआ, बहुत विचित्र।
और जब हमने साधु महाराज से उस फल के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वो फल उनकी तपस्या का परिणाम है और उसका चमत्कार ये है कि उससे बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। साधु महाराज ने कहा कि अगर किसी संतान के माता पिता मिलकर उस फल को तोड़कर अपनी संतान को खिला दें, तो चाहे कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। ये सुनकर राधा तुरंत उठ खड़ी हुई। कहाँ है वो पेड़? जंगल की गहराई में एक तालाब है, उसके आगे ही वो पेड़ है। वहाँ बहुत सन्नाटा रहता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वो फल पेड़ पर साफ दिखाई देगा। अगर कहो तो मैं और चंदा भी चले आपके साथ? नहीं, अगर तुम दोनों चले गए तो चंपा का ध्यान कौन रखेगा? मैं और राधा ही जाकर वो फल लेकर आएंगे। ये कहकर आदित्य अपनी पुत्री से बोला, चिंता मत करो बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारी माँ और मैं शाम तक वापस लौट आएंगे। इतना कहकर आदित्य और राधा वहाँ से निकल गए और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। इतना कहकर चंपा फूट फूट कर रोने लगी। रो मत, तुम्हारी मुसीबतों के दिन अब खत्म होने वाले हैं। हम दोनों ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर चंपा चौंक पड़ी। तुम दोनों मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चलो हमारे साथ। पास ही एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं, वही तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे। ठीक है। कुछ ही देर बाद बकरी और बंदर चंपा को एक विशाल वृक्ष के नीचे ले गए, जहाँ एक साधु महाराज ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे। चंपा को देखते ही साधु ने अपनी आंखें खोल ली और रहस्यमय स्वर में बोले, तो आखिरकार तुम आ ही गई। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हारे माता पिता हमेशा बंदर और बकरी के रूप में ही रह जाते। मैं आपकी बात नहीं समझी। साधु महाराज, मेरे माता पिता बंदर और बकरी? हाँ, तुम्हारे सामने जो बंदर है वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता आदित्य हैं, और जो बकरी तुम्हारे पास बैठी है वो तुम्हारी माँ राधा है। चंपा की आंखें हैरानी और अविश्वास से फैल गईं। तुम्हारे माता पिता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारे चाचा और चाची ने उन्हें झूठ बोलकर जंगल में भेजा। उन्होंने कहा कि एक रहस्यमयी पेड़ का फल तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा, परंतु वो फल श्रापित था। जैसे ही उन्होंने उस फल को छुआ, वो दोनों श्रापित होकर बंदर और बकरी में परिवर्तित हो गए। जब मैंने और राधा ने उस फल को छुआ तो मैं बंदर में परिवर्तित हो गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो राधा कहीं नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा और एक दिन तालाब के पास मुझे एक बकरी मिली जो मुझे देखकर रोने लगी। उसके रोने से मैंने अंदाज लगा लिया और पहचान लिया कि वो मेरी पत्नी राधा है। ये सुनकर चंपा की आंखें भर आईं। इत्तेफाक से एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने इन दोनों को देखा और बहुत क्रोधित हुआ। मैंने कहा, तुम्हें उस श्रापित फल को छूने की क्या आवश्यकता थी? फिर मैंने अपनी जादुई शक्ति से इन्हें मनुष्यों जैसी वाणी दी ताकि ये मुझे अपना दुख सुना सकें। और जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मैं जान गया कि ये दोनों गहरी साजिश का शिकार हुए हैं। साधु महाराज, अगर आप सब जानते हैं तो मेरे माता पिता को ठीक क्यों नहीं कर देते? बेटी, इस श्राप का अंत नहीं है, पर उसका रूप बदला जा सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक सिद्ध किया हुआ अभिमंत्रित फल दूंगा। तुम्हें वो फल सूरज की पहली किरण के निकलने से पहले उन दोनों को खिलाना होगा जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को धोखा दिया, क्योंकि तुम अपने माता पिता की सगी संतान हो। जैसे ही वो दोनों मेरे दिए हुए फल को खाएंगे, वो बंदर और बकरी में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम्हारे माता पिता अपने असली रूप में लौट आएंगे। पर साधु महाराज, आप मेरे चाचा चाची को नहीं जानते, वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इस सिद्ध किए हुए अभिमंत्रित फल में कुछ चमत्कारिक शक्तियां भर दी हैं।
इतना कहकर साधु महाराज चंपा के कानों में धीरे धीरे कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर चंपा की आंखों में एक नई चमक आ गई। ठीक है साधु महाराज, अब आप मुझे वो फल दे दीजिए। साधु ने वो फल चंपा के हाथ में थमा दिया। तुम्हारे माता पिता का विश्वास ही तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। ये क्रिया तुम्हारे ही हाथों से पूरी होनी थी। जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा था तभी पहचान गया था कि तुम मेरी ही पुत्री हो। चंपा की आंखें भर आईं, पर तभी उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। साधु महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मेरे चाचा चाची को इस शापित पेड़ और फल के बारे में कैसे पता चला? साधु रहस्य से भरे स्वर में बोला। तेरा संदेह सही है। एक तीसरा व्यक्ति और है। जब तेरे माता पिता अपने असली रूप में लौट आएंगे और तेरे चाचा चाची श्रापित होकर बंदर और बकरी बन जाएंगे, तब वो दोनों उस तीसरे व्यक्ति का नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस पेड़ से श्रापित फल क्यों उगा था। ये सुनकर बंदर और बकरी दोनों चौंक पड़े। तो क्या तीसरा व्यक्ति भी है? हाँ, और अब देर मत करो। ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हारे कान में कहा है ठीक वैसा ही करना। एक भी भूल इस क्रिया को नाकाम कर देगी। रात के सन्नाटे में चंपा बंदर और बकरी को, जो उसके माता पिता थे, लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के बाहर पहुंचकर वो दोनों से बोली, आप दोनों यहीं ठहरिए। अगर चाचा चाची ने आपको देख लिया तो सब बिगड़ जाएगा। मैं अकेले अंदर जाती हूँ। इतना कहकर चंपा फल को संभालती हुई हवेली के अंदर चली गई। हवेली में प्रवेश करते ही उसकी चाची चंदा आग बबूला हो उठी। मुझे लगा था तू तो कहीं मर खप गई होगी, लेकिन तू तो वापस आ गई। अब सच सच बता, कहाँ थी तू? चाची, मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य मिला है। कैसा रहस्य? मैं जंगल में भटक गई थी। वहाँ मैंने एक साधु को तपस्या करते देखा। उनके हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ फल प्रकट हुआ। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो फल उनसे मांग लिया। तब साधु महाराज ने कहा कि ये कोई साधारण फल नहीं है। अगर इस फल को किसी वस्तु से छुआ जाए तो वो सोने की बन जाती है, और अगर कोई इसे खा ले तो वो अमर हो जाता है। ये सुनकर चंदा और हरिया दोनों चौंक पड़े। बकवास करती है तू, हमें फंसाना चाहती है। जरूर ये कोई जहरीला फल होगा। हमें मारकर तू बदला लेना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर चंपा ने वो फल हरिया के हाथ में थमा दिया। हरिया ने उसे ध्यान से देखा और फिर पास रखी एक लोहे की छड़ी से स्पर्श कर दिया। अगले ही पल वो छड़ी चमक उठी और सोने की बन गई। ये देख चंदा और हरिया की आंखें फैल गईं। ये तो सच बोल रही है। जल्दी करो, हवेली की बाकी चीजों को भी इससे स्पर्श कर दो, सब सोने का बना दो। लेकिन साधु महाराज ने कहा था कि ये फल केवल सूरज निकलने से पहले ही काम करेगा। उसके बाद ये बेकार हो जाएगा और फिर खाने से अमरता भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर चंदा और हरिया बुरी तरह से चौंक गए। चंदा अपने पति से बोली, तो फिर देर मत करो, इस फल को खा लो। अमर हो जाने के बाद हम जैसे चाहे धन कमा सकते हैं और पूरी उम्र ऐशो आराम से जी सकते हैं। हरिया और चंदा ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वो फल आधा आधा खा लिया। उसी पल चंपा दौड़ते हुए हवेली के बाहर पहुंची और अपने माता पिता बंदर और बकरी को अंदर बुला लाई। जैसे ही वो दोनों हवेली में दाखिल हुए, रंग बिरंगी किरणों की वर्षा होने लगी और उसी पल बंदर और बकरी का रूप टूट गया। आदित्य और राधा अपने असली रूप में आ गए। ये देखकर हरिया और चंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। परंतु उसी क्षण उन दोनों के शरीर भी कांपने लगे और कुछ ही क्षणों में वो दोनों खुद बंदर और बकरी में बदल गए। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। मैं तुम्हें कुछ क्षणों के लिए बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़कर हरिया और चंदा पर फूंक दिया। हरिया, जो अब बंदर बन चुका था, रोते हुए बोल उठा, मुझे क्षमा कर दो भाई। नहीं,
तुमने विश्वासघात किया। तुम मेरे सौतेले थे, पर मैंने फिर भी तुम पर भरोसा किया। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी हवेली में जगह दी, पर तुमने मेरी पत्नी और मुझे श्रापित पेड़ की ओर भेजा और फिर मेरी बेटी को अपनी ही हवेली में नौकरानी बना दिया। चंदा, जो अब बकरी बन चुकी थी, फूट फूट कर रोने लगी। इसमें हमारी गलती नहीं थी, हमारे अंदर लालच भरने वाला कोई और था। कौन था वो तीसरा व्यक्ति? तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी। वो तीसरा व्यक्ति मैं हूँ। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई और नहीं बल्कि रामू काका खड़े थे। उनकी आंखों में आग जल रही थी। रामू काका, आप? हाँ, दुनिया मुझे रामू काका के नाम से जानती है, पर वास्तव में मैं एक तांत्रिक हूँ। वही तांत्रिक जो उस वृक्ष के नीचे तंत्र क्रिया करता था, वही वृक्ष जिसने श्रापित फल दिया। मैंने ही हरिया और चंदा के मन में लालच भरा और मैंने ही अपनी तंत्र क्रियाओं से चंपा को बार बार बीमार किया, ताकि आदित्य और राधा आसानी से हरिया और चंदा की बात मानकर उस पेड़ के पास जा सके। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चंपा का जन्म विचित्र चंद्रमा की अमावस्या की रात को हुआ था और हमारी काली विद्या में ऐसी कन्याएं बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं। यदि ऐसी कन्या को 20 वर्ष की उम्र में बलि चढ़ाया जाए तो तांत्रिक अमर हो सकता है। इसीलिए मैं सबको हटाकर चंपा को पाना चाहता था, लेकिन इस साधु ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। पर आप तो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते थे। वो सब दिखावा था। दुनिया की नजरों में रामू काका बनकर रहना पड़ता है, लेकिन अंदर से मैं एक काली विद्या का प्यासा तांत्रिक हूँ। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। तू भूल गया था तांत्रिक, बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, अच्छाई की एक किरण ही उसे जला डालती है। इतना बोलकर साधु की आंखों से प्रचंड किरणें निकलने लगी और रामू काका के शरीर में आग लग गई। बचाओ, बचाओ, मुझे मत जलाओ, बचाओ! पर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में रामू काका आग की लपटों में जलकर राख हो गए। साधु हरिया और चंदा की ओर देखने लगा, जो अब बंदर और बकरी बन चुके थे। अचानक वो दोनों गायब हो गए। साधु आदित्य की ओर देखकर बोला, ये दोनों अब उसी जंगल में रहेंगे जहां तुम दोनों वर्षों तक भटके थे। उन्होंने जो दूसरों के साथ बोया था, अब वही उन्हें भोगना होगा। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और चंपा दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गई। वर्षों बाद वो हवेली फिर से खुशियों से भर गई। एक बेटी जिसने अपने प्रेम, साहस और समझदारी से पूरे परिवार को बचा लिया। आदित्य और राधा ने अपनी पुत्री को सीने से लगा लिया।